सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय। अब बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं उनके लिए पुनः लाजवाब, रोचक, ज्ञानवर्धक लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर हूं। और इस बार भी चैप्टर आपका उसी परिवहन, संचार और व्यापार के भाग दूसरा, ये अंतिम भाग होगा, इसी से संबंधित आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि यदि आप सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, भैया सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। और सुनील जी का इरादा है आपको 80% तक अंक लाने तक का पहुंचाने का वादा है। जब तक आपको 80% अंक तक ना आवेगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आप बार बार इस लेक्चर को सुनो, बिल्कुल सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब वीडियो चैनल फ्री है। तो आजा भैया, जलमार्ग। जलमार्ग किसको कहते हैं, यहां पर शुरुआत करते हैं। जल और मार्ग 2 शब्दों से बना है। ऐसा मार्ग जो जल से जाता है, जैसे कि आपका हम देखते हैं कि बहुत सारी व्यापार समुद्र के माध्यम से चलती है, तो जल मार्ग। आंतरिक नदी के भी माध्यम से कुछ होती है, तो जल मार्ग हुआ कि जल मार्ग ये प्राचीन समय से ही प्रचलित है। आप देखिएगा कि मध्यकाल में आपने देखा होगा कि भारत सबसे छोटे मार्ग से कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। कहां का नाविक था, पुर्तगाल का था। किससे आया था, समुद्री मार्ग से आया था। तो ये जल मार्ग इसमें प्राचीन काल से ही रहा है, मध्यकाल में भी, अभी भी है। तो जल मार्ग मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक आंतरिक जल मार्ग, आंतरिक मींस अंदर में ही, देश के अंदर। और एक है अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग, जिससे हम दूसरे देश, एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाने की हम समर्थ रखते हैं। तो आंतरिक जल मार्ग के बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। 27 अक्टूबर 1986, याद रखिएगा 27 अक्टूबर 1986। यदि आपको अक्टूबर ना भी याद रहेगा, 27 अक्टूबर तो 1986 याद रखिएगा। ये भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। और इसका काम था कि देश के अंदर नदी के से होकर के जल मार्ग का विकास करना, ताकि एक जगह से दूसरी जगह तक व्यापार वाणिज्य को हम इसको फैला सके। हालांकि देश के अंदर रोड से ही ज्यादा होता है, तो इसमें भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ये 1620 किलोमीटर की लंबाई है और इसको राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नेशनल हाईवे आप सुने होइएगा, जैसे आप NH7 के बारे में जाने थे, उसी तरह राष्ट्रीय जलमार्ग में भी आपको है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहां से कहां तक जाती है, इलाहाबाद से हल्दिया। सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है, बिल्कुल। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहां से कहां तक जाती है, जल्दी बोल रमेश बातों से पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा रमेश, सही कहा। इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है, बिल्कुल ठीक रमेश, तुमको 80% ऊपर नंबर आवेगा। चलो भैया, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में स्थापित किया। आप जाइएगा, जैसे ही आप गायघाट गांधी पुल पर पहुंचिएगा, आपको वहीं पर पटना साइड में दिखाई पड़ेगा। ये राष्ट्रीय अंतर्देशीय 2004 में स्थापित की गई थी। और देश के आजादी के बाद आपकी अपनी तरह की ये प्रथम संस्थान है। अब अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में जाने। भारत में समुद्र तटीय क्षेत्र 7517 किलोमीटर के आसपास है। इसमें 12 बड़े बंदरगाह है। कितने बड़े बंदरगाह है, सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा, नस फाड़ दूंगा, जल्दी बोल। हाँ 12, बिल्कुल सही जवाब, एकदम सही जवाब दिया दिनेश बा, बिल्कुल ठीक है, तुमको भी 80% नंबर आएगा। तो 12 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह है। बड़े बंदरगाह क्या है, नाम जनरली पूछता है। मुंबई महाराष्ट्र में है, नाहवा शेवा ये भी महाराष्ट्र में। मुंबई में चूंकि बहुत ज्यादा लोड हो गया, उस पर व्यापारी का माल आता था तो 7-7 दिन उतरने में लग जाता था, इसलिए नाहवा शेवा 128 किलोमीटर के आसपास अत्याधुनिक ये बंदरगाह बनाया गया। कोलकाता पश्चिम बंगाल में, चेन्नई तमिलनाडु में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, कांडला गुजरात में। यहीं पर आपका आप मुकेश अंबानी का जो सुन रहे हैं, उनके लिए कांडला ये सब समुद्र तट बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां से इनको कच्चा तेल का भी प्राप्ति हो जाता है, आयात करते हैं। इसके बाद चलिए, कोच्चि केरल हुआ, इंदौर तमिलनाडु हुआ, पारादीप उड़ीसा में हुआ, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। कौन किस प्रदेश में है ये कंपटीशन में पूछता है। और इसके बाद मुरमा गोवा में अवस्थित है, और मैंगलोर कर्नाटक में। इसमें मैंगलोर वाले से लॉ आयस का हम लोग निर्यात भी करते हैं।
संचार के बारे में, ये कम्युनिकेशन जैसे हम फोन से करते हैं, चिट्ठी के माध्यम से करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, किसी माध्यम से हम एक जगह की भावना, एक जगह का बात, एक जगह हम दूसरे जगह भेजे तो उसको हम लोग संचार करते हैं। संचार का प्रमुख साधन डाक हुआ, सेवा हुआ, इसके बाद टेलीफोन हुआ, टेलीविजन हुआ, इंटरनेट हुआ, कंप्यूटर हुआ, ईमेल हुआ, ये सारी चीज आपकी आती है संचार में। तो भारत में संचार सुविधा का आरंभ 1837 ईस्वी में की, लेकिन वो आरंभ विधिवत ईस्ट इंडिया कंपनी एक सामान्य रूप से शुरू की थी। भारत में 1854 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग की स्थापना। भारतीय डाक विभाग का स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में। कंपटीशन में भी पूछता है, उसमें लॉर्ड डलहौजी आपको भारत के गवर्नर जनरल थे। तो 1854 में याद रखना, भारतीय डाक विभाग की स्थापना। इसके बाद पूरे देश को, पहले जब आपका मोबाइल नहीं था तो चिट्ठी लिखी जाती थी और चिट्ठी पोस्ट बॉक्स में डाला जाता था, तब भेजा जाता था, तो उसका परसेंट कम हो गया। तो 8 क्षेत्र में, डाक क्षेत्र में इसको बांटा गया था। आप देखिएगा पिन कोड होगा 6 अंक का, तो उसमें पहला वाला अंक वो 8 टाइप का रहता था, तो उसमें 8 डाक क्षेत्र में बांटा गया, 6 अंक का पिन होता था। तो उसमें पहला जो अंक होता था वो आपको डाक क्षेत्र बतलाता था, उसके बाद 2 जो अंक होता था, उसके बाद का 2 अंक वो आपको उप जोन को बतलाता था, और इसके बाद अंतिम 3 अंक जो होता था वो डाकघर को सूचित करता है। यही 6 अंक का है। अब आइए विभिन्न डाक चैनल, अलग अलग, आप बड़े बड़े शहरों में जाइएगा तो अलग अलग रंग का देखिएगा मत पेटी आपको रखा होगा, मत पेटी बल्कि डाक पेटी रखा होगा। तो राजधानी चैनल जो होता है ये पीले रंग का होता है, उसमें यदि आप डालिएगा तो आपको राजधानी पहुंचा देगा, राजधानी को समझ जाएगा कि राजधानी का चिट्ठी इसमें है दिल्ली पहुंचाने के लिए। मेट्रो चैनल ऐसा है, ये होगा, इसका रंग, इसमें इसका रंग जो है ये नीले रंग वाला होगा। इसमें बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, इन सब के लिए डाक सेवा होता है। इसका रंग नीला रंग। तो नीला रंग, हरा रंग आइएगा ग्रीन चैनल, तो इसमें ग्रीन चैनल में ये भी एक खास जगह के लिए वो आपको डाला जाता है, तो उसका मान लीजिए हरा रंग का होता है। अब चलिए दस्तावेज चैनल जो है, विभिन्न पत्र पत्रिका जो भेजना चाहते हैं उसके लिए दस्तावेज चैनल बना है, कि जैसे कोई नंदन मंगाता है, कोई पराग मंगाता है, कोई इस तरह का कोई मैगजीन मंगाता है, उसके लिए दस्तावेज। इसके बाद चलिए भारी चैनल जो होता था, जिसमें आप भारी वस्तु कोई चीज भेजते हैं तो उसके लिए वो है। आप व्यापार चैनल क्या है कि छोटे व्यवसायिक संगठन है, उसके लिए ये व्यापार चैनल बनाया गया था। तो इस तरह से आप देखिए कि अलग अलग डाक पेटी भी बनाया गया था। हालांकि अब डाक व्यवस्था पर धीरे धीरे लोग, लेकिन अभी भी सामान देखिएगा तो वो आपको डाकघर सामान भेजने में, पार्सल में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम लोग आते हैं रेडियो के बारे में। रेडियो जनसंचार का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम रेडियो है। आज भी गांव में चले जाइएगा जहां बिजली कम है वहां पर, और इसके बाद अभी भी वृद्ध देखिएगा तो उनको रेडियो सुनने में सुविधा होती है। तो ये रेडियो 1923 ईस्वी में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे का शुरुआत किया गया था 1923। लेकिन आपसे जो पूछा जाएगा कि ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना कब हुई थी, ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना याद रखना, ये पूछेगा आगे इस बार परीक्षा में आएगा, तय मानो। सुनील जी खाटी बिहारी बोल रहा है 1936 ईस्वी में आपको ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना हुई थी। किस ईस्वी में? बोले गणेश बा जल्दी बोल। हाँ, 1936 ईस्वी में। वाह वाह वाह, बाढ़ गणेश बा तुमको 80% आवेगा। तो 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना हुई थी, और 1957 में आकाशवाणी इसका नाम कर दिया गया। कब आकाशवाणी नाम किया गया? जल्दी बोल, मारूंगा 10 गिनूंगा 1, जल्दी बोल। हाँ बिल्कुल ठीक, 1957 में आकाशवाणी नाम किया गया। इसके बाद अभी वर्तमान में उसको प्रसार भारती कहा जाता है। अब यहां से चले कि जनसंचार के लिए टेलीविजन भी बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। अभी तो देखिएगा हर घर में टेलीविजन है, अलग अलग चैनल्स हैं। तो पहले तो एक ही चैनल हुआ करता था। तो टेलीविजन, भारत में शुरुआत टेलीविजन की 1959 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? जल्दी बोल रहे गणेश बा। हाँ, 1959 ईस्वी में हुई थी। बिल्कुल सही जवाब गणेश बा, तुमको भी 80% नंबर आएगा। तो 1959 ईस्वी में हुआ था 1951। अब फिर देखिए इसके बाद 1976 ईस्वी में इसका नाम बदल करके डीडी कर दिया गया। इसमें दिल्ली दूरदर्शन या डीडी कर दिया गया। फिर इसका नाम 1982 में, पहले ब्लैक एंड व्हाइट चलता था, 1982 में कलर्ड आने लगा। एशियाड खेल हुआ था तो उस समय, तो कब आपको कलर्ड प्रसारण शुरू हो गया? 1982 में, याद रखना, एशियाड खेल में। अब इसके बाद रंगीन प्रसारण। आप तो देखते हैं अलग अलग चैनल हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ये 2 व्यक्ति, 2 राज्य, 2 देश के बीच होने वाला व्यापार को हम लोग इसमें क्रय विक्रय को व्यापार करते हैं।
आज जब यह व्यापार दो से अधिक देश के बीच होता है, इसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, दो राष्ट्रों के बीच। तो देखिए, भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार 1950 से 51 में कम में था, 1214 करोड़ के आसपास ही था। अब तो बहुत बढ़ गया है। भारत निर्यात के मामले में रत्न, आभूषण, भारत में एक से एक जेवर कारीगरी इसमें होता है, इसको भेजा जाता है। इसके बाद आपका वस्त्र है, सूती वस्त्र के लिए भारत टॉप क्लास माना जाता है, रेशमी वस्त्र के लिए टॉप क्लास माना जाता है। कृषि हो गया, इसके बाद आपका कुछ खनिज हो गया, जैसे अवरक हो गया, लौह अयस्क हो गया, और कुछ आपको इंजीनियरिंग सामान का। और आयात क्या करता है, तो भारत में सोना कम मिलता है, सोना आयात करता है, चांदी आयात करता है, चांदी मैक्सिमम ज्यादा मिलता है, और आपको दक्षिण अफ्रीका में सोना ज्यादा मिलता है, वहां से आयात करता है, उसी को जेवर बना करके एक्सपोर्ट करता है भारत। ये हो गया। तो इस तरह का। अब उसके बाद आपका आयात उर्वरक करता है, रासायन करता है, ये सब चीज। अब आइए कांडला। कांडला ये एशिया में पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र, निर्यात को बढ़ाने के लिए बनाया गया ये क्षेत्र। और वर्तमान समय में भारत अंतरराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, उभरता हुआ मार्केट है। और बेंगलोर के लिए हम जानते हैं कि इसको भारत का सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, और बेंगलोर हब है और भारत हब है, और कंप्यूटर के मामले में, सॉफ्टवेयर जनरेट करने के मामले में भारत का भी एक बहुत बड़ा स्थान है। इस तरह से आपका परिवहन, संचार और व्यापार यही समाप्त हुआ। और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं पुनः, यदि आपका अपना चैनल है, सुनील जी खाटिया अपना चैनल है, फ्री चैनल है, चाहे बिहार के किसी भी जिला से आप तैयारी करो, गांव से कर रहे हो, कस्बे से कर रहे हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, 80% नंबर आएगा, वादा है मेरा। जय बिहार, जय भारत।